Today we learn about Indian economy. Topic will be inflations. Inflations in Indian economy. What is inflations? अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें सिंपली इन्फ्लेशन में क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजेज। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजेज। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी increases and the supply of goods and services is decreases। तो ये बात होती है। इन्फ्लेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट एवरीडे और कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज such as food, clothing, housing, recreations, transportations, consumers, staples, and so on. Inflation is defined as the average change in the price of a basket of goods and services. We know that more than 600 goods are kept in one basket. और इसी की हम क्या करते हैं कि प्राइस हम मेजर्स करते हैं और देखते हैं कि फ्रॉम द बेस ईयर, है ना, बेस ईयर से करेंट ईयर में क्या चेंजिंग हुई है, और वो जो चेंजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। और हम क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन बेसिकली ड्रॉप इन परचेजिंग पावर ऑफ अ कंट्रीज करेंसी यूनिट, यानी हम कह सकते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ मनी। दिस इज आल्सो अ रीजन, डिप्रिसिएशन ऑफ मनी, यानी जो करेंसी की वैल्यू हो वो भी क्या हो? डिक्लाइन हो। यानी हम कह सकते हैं कि $1 पहले क्या था? 70 रुपीज था, अब $1 क्या हो गया? 75 रुपीज हो गया। यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन इकोनॉमी इज राइजेज। सिंपल सी बात। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन प्राइस राइज एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इनपुट्स, या हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल की जो प्राइस क्या हो? बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी क्या होगी? इंक्रीजेज होगी, जिससे क्या होगा? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी, तो इन्फ्लेशन आना मोस्ट है। इन्फ्लेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज पीपल आर रेडी टू पे मोर फॉर देम। नेक्स्ट आते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं अ सिचुएशन वेयर देयर इज सस्टेन्ड a situations where there is sustained unchecked increased in the general price of goods and price। सस्टेन्ड की अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं लगातार अगर क्या हो? प्राइसेस क्या हो? बढ़ रही हो, लगातार प्राइसेस अगर इंक्रीज कर रही हो, और उस पे क्या होता है? अनचेक्ड, मतलब कि गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल नहीं है उस प्राइसेस पे, और वो लगातार बढ़ ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इन्फ्लेशन है। बात समझ में आई? एग्जांपल्स के लिए हम कह सकते हैं इफ यू परचेज 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹50 एट द करेंट टाइम एंड 1 year बिफोर 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹40। तो यहां पर हम देख रहे हैं देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मिल्क इज 10 रुपीज पर लीटर, 10 रुपीज पर लीटर एट द ₹40। यानी हम कह रहे हैं कि पहले अगर इस हिसाब से देखा जाए
तो 50 रुपए में हमें 1 लीटर मिल्क मिल रहा है, 1 लीटर दूध मिल रहा है। पहले कितना मिलता था? 40 रुपए में 1 लीटर मिल जाता था, यानी 10 रुपए का चेंजिंग हो रहा है, 10 रुपए का परिवर्तन हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अब अगर बात करें तो वही उसी 40 रुपए में अब हमें केवल 800 ml ही दूध मिलेगा। यानी अब हमें क्या बोला, पहले से ज्यादा पे करेगा सेम क्वांटिटी के लिए, और सेम प्राइस में हमें क्या मिलेगा? क्वांटिटी कम मिलेगी, दैट इज इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन से रेट की, इन्फ्लेशन से रेट क्या होगा, तो बेसिकली हम कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ प्राइसेस, यानी हम कर सकते हैं प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर इज ₹50, और हम कर सकते हैं लास्ट ईयर जो प्राइस थी इज ₹40। कितना चेंजेस, कितने किस पे होगा चेंजेस? तो 40 पे इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा 10/40 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 25% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 25% रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ये चीजें कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए कि 4 फ्रेंड है ना, 4 फ्रेंड हम कर सकते हैं कि ABCD 4 फ्रेंड है, और ये जाते हैं बर्गर शॉप में, मैकडी के बर्गर में जाते हैं। वहां पे अगर वो परचेज करते हैं 100 रुपीज पर बर्गर, 100 रुपीज पर बर्गर प्राइस है, लेकिन अगर सप्लाई की बात करें तो वहां पर केवल 2 बर्गर अवेलेबल है, 2 बर्गर ही अवेलेबल है, और फ्रेंड कितने हैं? 4 लोग हैं, बर्गर केवल 2 हैं। तो जो 100 रुपए जो प्राइस थी वहां पे क्या होगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, तो यहाँ पे 100 रुपए की जगह अब उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, यानी प्राइसेस ऑफ बर्गर विल बी इंक्रीज, दैट इज इन्फ्लेशन। प्राइसेस विल बी इंक्रीज, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी हम कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्याज की बात करें, ओनियन की बात करें, ओनियन आज जो है 150 रुपए मान लीजिए किलोग्राम है, कल पिछले साल कितना था? 100 रुपीज पर किलोग्राम था। यानी इस साल प्राइसेस क्या बढ़ी है, यानी प्राइसेस क्यों बढ़ी है? तो डिमांड क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, और सप्लाई क्या है? कॉस्ट डिक्रीज हुआ है। यानी ये भी हम कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजेज ओवर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? दैट इज इन्फ्लेशन। दूसरा, ये तो डिमांड एंड सप्लाई की बात करें। अगर हम बात करें दूसरा की वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी है ना, अगर हम कहें कि हमारे पास 10 साल पहले 10 years बिफोर कितने रुपए थे? 500 रुपए थे। 10 साल पहले कितने रुपए? 500 रुपए थे, और हमें एक बैट आसानी से हम परचेज कर सकते थे, अच्छी बैट में मिल जाता था। अगर उसी 500 रुपए का आज जो है हम बैट परचेज करना चाहें तो हमें कितना बैट मिलेगा बताइए? नहीं मिलेगा, ठीक ठाक अगर बैट चाहिए तो। चलिए दूसरे तरीके से कर देखिए, मान लीजिए 500 रुपए में हमें 10 साल पहले 10 बैट मिल जाते थे, है ना, 10 बैट मिल जाते थे, और आज अगर बात करें तो उस 500 में एक बैट भी नहीं मिलेगा। यानी क्या हो रहा है? प्राइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजेज। तो आपको समझ में आ गया, वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजेज इज इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लेशन। तो कोई सारे रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, या हम कर सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या कॉजेज इन्फ्लेशन, देयर आर 2 टाइप्स मेनली। फर्स्ट इज हम कर सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर हम डिमांड पुश, इसको हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? डिमांड मतलब हम कहें कि किसी भी कारण, किसी भी रीजन से अगर किसी इकोनॉमी में डिमांड्स क्या हो, बढ़ जाए, डिमांड्स अगर इंक्रीज हो जाती है किस पे? पूरी इकोनॉमी में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की,
तो उसकी प्राइसेस क्या होगी, बढ़ जाएगी, और हम क्या करेंगे, कम गुड्स परचेज कर पाएंगे। यानी क्या होगा, मार्केट में, इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अगर हम कहें कि ये इन्फ्लेशन कौन मेजर करता है, तो आप बताओगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। अब ये किस पे होता है, तो बहुत सारे तरीके हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज में डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें, फिजिकल स्टिमुलस की बात करें, अगर गवर्नमेंट क्या करे, एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज कर दे, या हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या हम कहें सब्सिडी प्रोवाइड कर दे, है ना, या हम कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस तरह का कोई प्रोग्राम लाए, जिससे क्या, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए आफ्टर कोरोना हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ने लाई थी, जिससे क्या हो, लोगों को रोजगार मिले और लोगों के पास पैसा आया, है ना। पैसा आएगा तो लोगों के पास जब पैसा आएगा तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड्स इन इकोनॉमी विल बी इंक्रीजेज और सप्लाई इज कांस्टेंट, देन क्या होगा कि प्राइस ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीजेज। तो फिजिकल स्टिमुलस में गवर्नमेंट्स रिलेटेड सारी चीजें, अगर पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जाहिर है कि डिमांड इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई कम पड़ेगी, है ना। मॉनेटरी स्टिमुलस, आरबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिसी डिसीजंस, गवर्नमेंट डिसीजंस जो लेती है ना, उसके भी यहाँ पर एम्प्लॉइज सैलरी बीइंग रेज्ड, सैलरी अगर बढ़ जाए तो प्राइसेस क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड्स इंक्रीज होगी। कास्ट पुश इन्फ्लेशन में रॉ मटेरियल, यानी हम कह सकते हैं कि इनपुट्स की अगर कास्ट इंक्रीज हो जाए तो भी क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होगी। अगर फॉर्म्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसमें क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है ना, तब होगी। इंपोर्ट प्राइसेस, जो गुड्स हम परचेज करते हैं या हम कर सकते हैं बाहर से जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, जैसे एग्जांपल्स के लिए सेमी कंडक्टर्स, या हम कर सकते हैं जो मेडिसिन के लिए हम जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं उसकी गुड्स इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इंक्रीज हो जाए। तो इससे ओवरऑल आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, इंक्रीज होगा ओवर द एग्रीगेट सप्लाई, ये डिमांड प्लस इन्फ्लेशन होगा। अब इसमें क्या है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज कर सकती है, इंक्रीज कर देती है। यानी हम कहें कि अगर कोई ऐसा स्कीम लाए, जैसे हम एग्जांपल्स के लिए बात करें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई, जिससे कह दिया जाए कि हर हम कह सकते हैं कि पर्सन्स की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको कम से कम 12,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो जिससे क्या हो गया, लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो लोगों के पास जब पैसा होगा तो क्या होगा भाई, लोगों के पास जब पैसा होगा तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, डिमांड जनरेट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा भाई, डिमांड जब क्रिएट होगा, ठीक है, सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इंक्रीज फाइनेंशियल असिस्टेंस अंदर पीएम किसान, अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो आया था, सम्मान निधि योजना, जिससे फार्मर को कितने 6,000 रुपए पर ईयर दिए जा रहे हैं ना। तो उससे क्या होगा, 6,000 से किसानों के पास पैसा होगा, जिससे वो क्या करेंगे, वीट, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, है ना, इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ये परचेज करेंगे, जिससे मार्केट में क्या होगी, डिमांड जनरेट होगी। और क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन प्रेशर्स,
जहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज increases, this would in turn create inflation. Increase in net exports, हम कर सकते हैं if the essential items are exported from the country at an accelerated rate, then the demand of these goods will be increased in the economy given their poor availability. This will in turn result in inflation. समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर हम जो हमको रिक्वायरमेंट है ना, किसी पर्टिकुलर या नेसेसरी जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, अगर हम क्या करें उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपनी कंट्री में क्या होगी, उसकी सब डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी और सप्लाई तो कम होगी, तो इससे प्राइसेस इंक्रीज होगा. दिस विल इन टर्न रिजल्ट इन इन्फ्लेशन. फॉर इंस्टेंस, इफ इंडियन फार्मर एक्सपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ओनियंस एंड अदर आइटम्स, डिमांड विल नॉट बी मेट, रिजल्टिंग द डिमांड पुल फूड इन्फ्लेशंस. तो ये बात समझ में आई होगी. यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन में यही आपको समझना है कि व्हेन डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज इन कंपैरिजन टू सप्लाई इट रिजल्ट इन टर्न टू इन्फ्लेशंस. अब इसमें बहुत सारी चीजें है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मॉनेटरी स्टिमुलस की बात करें या पॉलिसी डिसीजंस की बात करें, या हम कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन ऑफ मनी की बात करें, ये सब रीजंस है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के. डिप्रिसिएशन ऑफ मनी, अब डिप्रिसिएशन ऑफ मनी में हम कह सकते हैं कैसे होगा भाई. तो एग्जांपल्स के लिए अगर मान लीजिए $1 बराबर 70 रुपीज अभी है, और बाद में क्या हुआ कि $1 बराबर 75 रुपीज हो गया, यानी क्या हो रहा है कि पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है. अब इससे क्या होगा, अगर इंडिया का एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हम यूएस से क्या कर रहे हैं, टी शर्ट मंगा रहे हैं यूएस से. अगर एक टी शर्ट की प्राइस $1 हो, यानी हम क्या कर रहे हैं, 70 रुपीज उसको पे कर रहे हैं, और ड्यू टू डिप्रिसिएशन हमको $1 ही पे करने हैं, लेकिन आज हमारी वैल्यू क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है. तो $1 की जगह अब हम 75 रुपीज पे करेंगे. इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ये भी एक बात है, डिप्रिसिएशन ऑफ मनी. इंक्रीज इन फॉरेक्स सप्लाई, ये भी एक हो सकता है, फॉरेक्स सप्लाई. और फॉरेक्स सप्लाई या फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करें, इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, है ना, जैसे हमने बताया यूनिवर्सल बेसिक इनकम, है ना, फार्मर सम्मान निधि, इस तरह की चीजें अगर बढ़ाएगी, मुद्रा लोन, है ना, अगर ये सारी चीजें बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों के पास क्या होगा, पैसा बढ़ेगा. लोगों के पास पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे, यानी डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस इन द मार्केट्स विल बी इंक्रीजेज, ठीक, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा. तो बात समझ में आ रही होगी. डेप्रिसिएशन में बेसिकली अगर देखा जाए, डेप्रिसिएशन में तो इंपोर्ट में हमेशा नुकसान होता है, इंपोर्ट में ऑलवेज लॉस होगा. अभी हमने बताया कि ये सारे टी शर्ट अगर आप परचेज करते हो, पहले केवल 70 रुपये पे कर रहे हो, लेकिन डिप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, 75 रुपये पे करोगे. लेकिन एक्सपोर्ट में फायदा होता है, एक्सपोर्ट में फायदा होता. अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसकी प्राइस $1 है, अगर वो 70 रुपीज मिल रहे थे, लेकिन अब जो है ड्यू टू डिप्रिसिएशन $1 बराबर 75 रुपीज हो गया, अब एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा रुपए मिलेंगे.
यानी एक्सपोर्ट में क्या होता है, फायदा होता है। यही रीजन है कि चाइना हमेशा अपनी वैल्यू डिग्रेड करता रहता है, डिप्रिसिएट करता रहता है, क्योंकि चाइना इज एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री। लेकिन इंडिया के केस में देखा जाए तो इंडिया क्या है, इंपोर्ट बेस्ड कंट्री, जिससे उसे डिप्रिसिएशन में हमेशा नुकसान ही होता है। अगर हम बात करें मॉनेटरी स्टिमुलस की, तो व्हेन द सेंट्रल बैंक टेक्स अप मॉनेटरी स्टिमुलस, द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज इंक्रीज्ड कॉज इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें कि जो आरबीआई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्या करे, कम कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे कम कर दे, तो लोग क्या करेंगे, पैसा मार्केट में ज्यादा उठाएंगे। जिसके पास उनके पास पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड्स को क्रिएट करेंगे, और उससे क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस मनी इंक्रीजेज हाउस होल्ड कंज्यूमशन। इफ द आरबीआई हैज adopted low cost money policy, lower cost credit will be available. As a result, people's willingness to spend rising, resulting in inflation. दूसरी बात, पॉलिसी डिसीजंस की अगर बात करते हैं, पॉलिसी डिसीजन दैट इनेबल्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड्स टू द पब्लिक एंड इंक्रीज मनी सप्लाई विल रिजल्ट इन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। सेवंथ पे एग्जांपल्स के लिए, सेवंथ पे कमीशन से क्या होगा, लोगों के पास पैसा बढ़ा। पुट एडिशनल सेवंथ पे कमीशन पुट एडिशनल मनी इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। लोगों के पास मनी बढ़ गया, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड जनरेट करेंगे और प्राइस ऑफ गुड्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो, इंक्रीज हो। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा ड्यू टू लिबराइज एफडीआई, बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, जिससे लोगों की सैलरी इंक्रीज होगी, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, और डिमांड्स क्या होगा, बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कांस्टेंट होगी, तो प्राइस ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीजेज। दिस क्या रिजल्ट्स टर्न इनटू इन्फ्लेशंस। इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व, अभी हमने बताया, इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ड्यू टू द आरबीआई बाइंग डॉलर। और सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा, जिससे क्या होगा, डिमांड्स को जनरेट करेंगे। अब दूसरा हम आ जाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हाट इज कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन इज राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, इज राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू, हम कह सकते हैं, इंक्रीज इन द इनपुट्स कॉस्ट, इनपुट्स कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल, या हम कह सकते हैं कि वेजेज ऑफ लेबर्स इज इंक्रीजेज। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी विल बी इंक्रीजेज। इट रिजल्ट्स टर्न इनटू इन्फ्लेशन, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अब रीजन क्या है, अब देखिए, एम्प्लॉय सैलरी इज बीइंग रेज्ड, एम्प्लॉय की अगर सैलरी, या हम कह सकते हैं कि वेजेज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, द इंक्रीज इन सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय विल हैव अ बियरिंग ऑन द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज हो रही है या लेबर की सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो ये जो कॉस्ट होगा, ये कहां से निकालेगा, और कंपनी, तो ये निकालेगा कॉस्ट से या प्रोडक्ट की प्राइस से ही निकालेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिजल्ट इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वेजेज हैव ग्रोन एज ए रिजल्ट ऑफ सेवंथ पे कमीशन। सेवंथ पे कमीशन अगर इंक्रीज हो रहा है ना, उसी हिसाब से कंपनीज भी इंक्रीज करती है, जिससे क्या होगा, वो अपनी कॉस्ट की भरपाई कहीं ना कहीं करेंगे ना। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, अगर इंक्रीज होगा तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इंक्रीज। द मैनेजमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज कंपेल्ड बाय अ लेबर यूनियन टू रेज वर्कर वेजेस।
है ना। वर्कर वेजेज अगर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बनता है कंपनी पर। कब? अगर गवर्नमेंट 7th पे कमीशन लगाती है तो पब्लिक जो एम्प्लॉय हैं उनकी अगर सैलरी बढ़ती है तो जो लेबर यूनियन है वो भी क्या करेंगे, प्रेशर डालते हैं किस पर, कंपनी पर, कि हमारे लेबरों का भी क्या हो, वेजेज बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर क्या होगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा जिससे डिमांड्स जनरेट होगी और क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। अगर लेबर की वेजेज बढ़ रहे तो उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे कंपनी वाले, तो वो क्या करेंगे, प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। अब प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन। दूसरा है रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज। अभी हमने बताया कि अगर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिटरमाइनिंग द cost of production of a product. Therefore, any increase in raw material prices causes inflation. एग्जाम्पल्स के लिए स्पाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। अभी प्राइसेस क्रूड ऑयल की काफी तेजी से बढ़ रही है। अब उससे क्या होगा, फॉर ए वैरायटी ऑफ कॉजेज माइट इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है ना। और भी बहुत सारे कॉस्ट इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ती है। और क्या रीजन है, फ्लड्स आ जाए, हंगर एंड अदर नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाता है तो उससे भी क्या होगा, एग्रीकल्चरल आउटपुट्स, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कुल मिलाकर सप्लाई क्या होगी, कम होगी, जिससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी मार्केट में। नेक्स्ट आते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन में फॉर्म्स प्रॉफिट मार्जिन। अगर कंपनी की ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस साल अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो वो क्या करेंगे, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर देंगे। और फॉर्म्स प्रॉफिट मार्जिन इज एडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एनी इंक्रीज इन द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म विल इंक्रीज the cost of the product and cause inflation. When business opt to enhance their profit margin, the cost of goods and services rises. It usually occurs when single company is the primary source of goods and services. ठीक है, तो ये केस होता है मोनोपोली में, जिसके पास क्या हो, केवल यही एक ऐसी कंपनी है जो उस प्रकार की गुड्स को प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी प्राइसेस क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। दूसरा आपका है इंपोर्ट प्राइसेस। इंपोर्ट प्राइसेस मतलब कि अगर हम बाहर से कोई गुड्स मंगाते हैं या रॉ मटेरियल मंगाते हैं और उसकी प्राइसेस अगर हाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी। द रॉ एंड प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट्स. Any import price rise results in cost push inflation. Increase in the price of imported inputs might lead to increase in overall price of goods. दूसरा है ये डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। यानी हम कह रहे हैं कि करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इंपोर्ट, इन द केस ऑफ इंपोर्ट we pay the more money to the in the international market. यानी हम पहले $1 पे करते थे, $1 के लिए 70 रुपीज, अब $1 के लिए 80 रुपीज पे करने लगे तो हमें 10 रुपए का नुकसान होने लगा। तो ये क्या होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी आपने देखा कि सरकार ने बहुत सारे गुड्स को जो जीरो कैटेगरी में थे जीएसटी में, उसको 5% में कर दिया, 5% को 12% में और 12% को 18% में कर दिया। तो ये टैक्सेस अगर बढ़े तो उससे प्राइसेस क्या हुए, बढ़ गए, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हुए, इंक्रीज हो गई, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हुआ, बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज earlier charged 12% of tax were brought into the 18% tax bracket, increasing their prices. तो ये टोटल हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन।
और जिसके हमने बहुत सारे रीजंस भी देखे, क्या क्या रीजंस है जिसके वजह से प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है और उससे क्या हो रहा है कि मार्केट में या इकोनॉमी में इन्फ्लेशंस आ रहे हैं। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड टू इन्फ्लेशंस वो हम देखते हैं। और इसमें फर्स्ट अगर बात करें तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन की बात है। अब ये बिल्ट इन इन्फ्लेशंस क्या होता है? बिल्ट इन इन्फ्लेशंस की अगर बात करें तो हाई डिमांड ऑफ वेजेज बाय द वर्कर्स विच द फर्म एड्रेसिंग बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब कुछ पर्टिकुलर केसेस में अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर दिवाली में हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि लेबर्स की डिमांड्स काफी इंक्रीज हो जाती है ना। काम साफ सफाई पेंटिंग डेंटिंग, इससे क्या होता है हर जगह सब सारे लोग दिवाली में सारा काम बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि लेबर्स की डिमांड्स इंक्रीज हो जाती है, यानी उनकी सप्लाई क्या होती है कम हो जाती है। अब इसके वजह से क्या होगा कि उनकी जो वैल्यू है या हम कह सकते हैं उनकी जो वेजेज है वो क्या होगा इंक्रीज होगा, है। हाई डिमांड ऑफ वेजेज बाय द वर्कर्स विच द फर्म एड्रेसिंग बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी पर्टिकुलर केस में अगर वेजेज इंक्रीज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। हाई डिमांड ऑफ वेजेज बाय द वर्कर्स विच द फर्म एड्रेसेस बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम बात करें व्हाट इज कोर इन्फ्लेशंस, नेक्स्ट आपका है कोर इन्फ्लेशंस। ये क्या होता है? देखिए, इट इज द टोटल इन्फ्लेशंस इन द कंट्री, यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस द इन्फ्लेशंस इन द फूड एंड एनर्जी आर्टिकल्स। अगर देखा जाए टोटल इन्फ्लेशंस की अगर बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशंस जो होता है वो होता है किसका? वो होता है फूड इन्फ्लेशन। और फूड इन्फ्लेशन क्या, खाना तो सबको चाहिए भाई, पॉपुलेशन अपने यहाँ बहुत ज्यादा है। और प्लस किसका होता है? एनर्जी आर्टिकल, यानी क्रूड ऑयल या पेट्रोल डीजल, इन सब की जो प्राइसेस आप इंक्रीज होती है। अब एनर्जी आर्टिकल्स या पेट्रोलियम की हम बात करें तो ये हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन इसकी कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो एक तो हो गया फूड इन्फ्लेशन, इसकी ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसकी काफी ज्यादा होती है, और एनर्जी जो होता है क्रूड ऑयल का इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा होता है। अगर इन दोनों को हम टोटल इन्फ्लेशन में से निकाल दें तो जो इन्फ्लेशन बचेगा उसी हम क्या बोलेंगे? कोर इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट देखा कि इन्हीं दो का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तो क्यों नहीं इसको हम बाहर कर दें। इन दोनों का अगर बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये वोलेटाइल आर्टिकल्स में आते हैं, तो हमारा इन्फ्लेशन दिखाने के लिए क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। इसी को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, फूड एंड फ्यूल, ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। प्राइसेस, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, हम कह सकते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशंस। हेडलाइन इन्फ्लेशंस, हेडलाइन मतलब हम कहते हैं टोटल इन्फ्लेशंस की बात करते हैं। इसको अगर हम निकाल देते हैं, वो जो बचेगा उसी को हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशंस। ठीक है, यानी फूड इन्फ्लेशंस और फ्यूल इन्फ्लेशंस को हम निकाल कर जो मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशंस। अब आते हैं बेनिगन इन्फ्लेशंस। ये क्या होता है बेनिगन इन्फ्लेशंस? दैट इन्फ्लेशन इज मॉडरेट एंड नॉट हार्मफुल, है ना, काफी कम होता है, एंड नॉट हार्मफुल, दैट इज अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इट गिव्स रूम टू आरबीआई टू कट की पॉलिसी रेट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें क्या करेगी आरबीआई? जो क्या करेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकती है। अब उससे क्या होगा कि जो
लोग हैं वो क्या करेंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, यानी लोगों के पास मनी इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा, वो मार्केट में डिमांड क्या करते हैं, जनरेट करेंगे। अब इससे बहुत सारे फायदा होगा, जैसे हम कह सकते हैं कभी कभी देखा जाता है धनतेरस वगैरह में लोग खरीदारी बहुत ज्यादा करते हैं, धनतेरस में खरीदारी ज्यादा करते हैं, तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देती है, लोगों को पास पैसा जाए, जिससे क्या होगा, कुछ बिजनेसमैन का भी फायदा हो, जिससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। अब उससे एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, लोगों के पास सैलरी होगी, है ना, लोगों को पास पैसा आएगा, लोगों के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है, यानी डिमांड्स मार्केट में बना रहेगा, इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, और उससे हम कहीं ना कहीं डेवलपिंग इकोनॉमी से हम बढ़ेंगे किधर, डेवलप की तरफ बढ़ेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ये सारी चीजें होगी, है ना। हाउस लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, जिससे लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसा लोगों के पास होगा, उससे हाउस लोन लेंगे, है ना, हाउस परचेज करेंगे, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक। तो बेनिगन इन्फ्लेशन बेसिकली हम कह सकते हैं द सिचुएशन, या हम कह सकते हैं इट इज द मॉडरेट एंड इट इज नॉट हार्मफुल एंड इट इज कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट। इस केस में आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करती है, जिससे क्या होता है, लोगों के पास पैसा होता है और वो परचेजिंग को बढ़ाते हैं, डिमांड्स को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया डिप्रेशन। अब ये क्या है, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन किसको कहेंगे भाई, डिप्रेशन विच इज सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। सस्टेन्ड मतलब काफी लंबे समय से हम कर सकते हैं, लगातार लंबे समय से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो, डाउन हो, यानी डिमांड्स क्या है मार्केट में बहुत ही लो है ना। एग्जांपल्स के लिए हम कर सकते हैं कोविड-19 में देखा जाए तो लोगों को बहुत से ज्यादा लोग क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, बहुत लोगों की नौकरी छूट गई थी, है ना, दे आर जॉबलेस, उनके पास कोई सोर्सेस नहीं थे इनकम के, है ना। इससे क्या होगा कि मार्केट में अब इनके पास पैसे, जॉब नहीं होगा तो इनके पास सैलरी नहीं होगी, इनके पास पैसा नहीं होगा तो मार्केट में डिमांड कहां से होगी, डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड विल बी डिक्रीजेस। इसी तरह से केस आया था सब प्राइम क्राइसिस, कब आया था, 2008 से लेकर 2012 तक इकोनॉमी में काफी लंबे समय तक यहाँ पे डिमांड ही नहीं थी, डिमांड क्या थी, बहुत ही कम थी, है ना। स्क्रूटनी आप हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हो गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, डिमांड्स क्या हो गया था, इंक्रीज हो गई थी, सप्लाई तो थी, डिमांड्स कम हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, अगर डिमांड्स ही कम होगी तो क्या होगा, लोग डिप्रेस हो गए। तो इस सिचुएशंस को हम कहेंगे डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन क्या होगा, इट इज विच इज सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर डिमांड काफी लो है किसी भी रीजन से काफी लंबे समय तक, तो इस सिचुएशन को हम डिप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए रिफ्लेशन। अब रिफ्लेशन क्या होता है, टू रिकवर द रिसेशन, है ना। आरबीआई ट्राइज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड द गवर्नमेंट ट्राइज टू गिव फिजिकल स्टिमुलस, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों चीज, एक तो हम आरबीआई की बात करें तो मॉनेटरी, और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, कट्स और सब्सिडीज, है ना। टैक्सेस को क्या करती है, कट कम कर देती है, सब्सिडी को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, है ना। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगी, आरबीआई क्या कर देंगे, जैसे शशिकांत दास क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देंगे, जिससे लोग क्या करें, पैसा मार्केट से उठाएं। These actions take the economy from a deflationary path towards a reflationary path, यानी जब हम डिफ्लेशन में चले जाते हैं, डिफ्लेशन में, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं एक तरीके से समझ लीजिए, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए टू टूल्स देखा जाता है, एक तो मॉनेटरी टूल्स, दूसरा फिजिकल स्टिमुलस।
मॉनेटरी जो पॉलिसीज है, दिस एक्शन इज टेकन बाय द आरबीआई, और आरबीआई क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी करेगी जिससे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। इस तरह से फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम करेगी और सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की कोशिश करेगी, तो जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और मार्केट में फिर से डिमांड होगा, डिमांड इंक्रीज होगा। These actions take the economy from a deflationary path towards a reflationary path. Reflation is thus the increase in price level when the economy recovers from the recession. तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप बेसिकली रिफ्लेशन अगर नहीं देखिए, रिफ्लेशन क्या है कि एक्शन टेक द इकोनॉमी फ्रॉम अ डिफ्लेशनरी पाथ टुवर्ड्स अ रिफ्लेशनरी पाथ, है ना। इट इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी। अब स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी किसके थ्रू, एक तो आरबीआई, दूसरा किसके द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू। तो इट इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमी स्लो डाउन। हमारी जब इकोनॉमी स्लो डाउन है तो उसको इंक्रीज करने के लिए, जैसे हम एग्जांपल्स के लिए कर सकते हैं, अपने देश में जो इकोनॉमी स्लो डाउन आया था कोविड-19 में, बहुत से लोग क्या हुए, बेरोजगार हो गए, शहरों से गांव में आ गए, उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लाया योजना आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कुछ अमाउंट, कुछ पैसा, जिससे क्या करे, लोग उस अमाउंट से अपना कोई बिजनेस ओपन करें, कुछ न कुछ कार्य करे, जिससे क्या होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी। यानी यह सिचुएशंस क्या है, जब इकोनॉमी स्लो डाउन से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सरकार क्या करती है, कई सारे स्टेप लेती है, इनिशिएटिव लेती है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, मार्केट में जॉब इंक्रीज हो, एक्सपेंडिचर्स बढ़े, ठीक है, नौकरी हो। तो ये सारी चीजें रिफ्लेशंस में होते हैं। अब आते हैं स्क्यूफ्लेशंस। अब स्क्यूफ्लेशन क्या है भाई, तो स्क्यूफ्लेशन में बेसिकली कुछ चीजों की ही प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। सारे प्राइसेस नहीं, कुछ प्राइसेस। स्क्यूफ्लेशन इज द एपिसोडिक प्राइस राइज इन वन या स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज। कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज हो, while prices of the remaining goods and services remains the same. एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम कहें कि प्राइस ऑफ राइज ऑफ ओनियंस, तो when there is a rise in price of some items while price of other items is remains same. कुछ प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हो, इंक्रीज हो जाए, जैसे एग्जाम्पल्स के लिए ओनियन की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए और अदर गुड्स की प्राइसेस सेम हो, तो उससे बोलेंगे स्क्यूफ्लेशन। अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें दिवाली, दिवाली में अगर देखा जाए तो मिठाइयों, स्वीट्स जो होते हैं, मिठाइयों की प्राइसेस कुछ दिन पहले ही बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। शादी में देखा जाए बैंड बाजा वालों की, है ना, उनकी प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी प्राइसेस सेम होती है। दैट इज कॉल्ड स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये क्या है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। When supply reduces dramatically while demands remains constant, ठीक है, the rise in the prices is called bottleneck inflation. अब उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो क्या होती है, कम हो जा रही है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, लेकिन मार्केट में तो डिमांड का ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो क्या होगी, इसे कहेंगे बॉटलनेक इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड इश्यूज हो सकता है, डेंजर्स, मिसमैनेजमेंट कैन लीड टू सच सर्कमस्टेंसेस। बॉटलनेक इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब इसके बहुत सारे, अभी हम ओनियन की बात कर रहे हैं, ओनियन की कभी कभी प्राइसेस इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है ना, सप्लाई कम हो जाए, है ना, प्रोडक्शन उसकी कम हो जाए, ये भी हो सकता है, या कुछ लोग होर्डिंग कर देते हैं, है ना, या हम कह सकते हैं कि काला बाजार, ब्लैक मार्केटिंग हो। तो ये सारी चीजें रीजन होती है किसकी, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। क्या होगा कि सप्लाई ड्रामेटिकली क्या हो, रिड्यूस हो जाए, बट डिमांड रिमेनिंग सेम, दैट इज कॉल्ड बॉटलनेक इन्फ्लेशन।
नेक्स्ट आइए, इन्फ्लेशन टैक्स। अब इन्फ्लेशन टैक्स क्या होगा? द टर्म इन्फ्लेशन टैक्स डज नॉट रेफर टू अ लीगल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, rather it refers to the penalty for retaining currency during a period of high inflation. It is a form of taxation in which the government alters the money supply. When the supply of money expands, the value of existing money decreases, resulting in form of tax on existing money holders. इसको समझते हैं। अब मार्केट में अगर देखा जाए प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो लखनऊ में रह रहा है, ठीक, उसकी सैलरी 50,000 है, 50,000 है। अब क्या हो रहा है कि लखनऊ में ड्यू टू इन्फ्लेशन, या अब लखनऊ में हम कहें कि रेंट इंक्रीज हो जाए, या हम कह सकते हैं कि सब सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाए, ठीक है, तो इसमें 50,000 में काम नहीं चलने वाला है ना। तो क्या होगा, 50,000 से वो अपने मालिक से बोलेगा कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। मान लीजिए उसकी सैलरी क्या हो गई, 1,00,000 रुपए हो गई, 1,00,000 रुपए हो गई। अब गवर्नमेंट उससे पहले जो है आप देख रहा है तो उसकी 50,000 सैलरी थी, पर एनम देखा जाए तो कितना हो जाए, 6 लाख हो रहा है, ठीक है। इस पे इनकम टैक्स वो गवर्नमेंट को देता था। अब वेजेज, रेंट और सारा चीज बढ़ गया, तब उसकी सैलरी तो 1,00,000 हो गई, और अगर एनुअली वो 12 लाख पे करने लगा, अब उसका इनकम टैक्स क्या होगा भाई, और बढ़ जाएगा। देखिए, सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या हो रहा है भाई, गवर्नमेंट को टैक्स तो बढ़े ना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टैक्स। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या हो भाई, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या है? इन्फ्लेशन स्पाइरल, स्पाइरल बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक जाल जैसा है ना। इन्फ्लेशन, व्हेन व्हेन वेजेज राइजेज प्राइस अप, प्राइसेस पुल वेजेज डाउन। अब ये क्या भाई, व्हेन वेजेज राइजेज प्राइस अप, है ना। किसी भी वर्कर की अगर वेजेज इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहने का मतलब कि अगर आज मेरी सैलरी कितनी है, 50,000 है, और फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हमारे सोसाइटी में सारे लोगों की सैलरी, जितने भी लोग हैं उनकी 50,000 से ऊपर है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, हम अगर यहाँ पे सोसाइटी की बात करें और यहाँ पे हम फ्लैट की बात करें, फ्लैट जो है, लोग यहाँ पे जितने हैं उससे फ्लैट ऑलरेडी देखा जाए तो कम है। अगर ऑलरेडी कम होगी तो इसकी रेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रेंट बढ़ेगी, ठीक है। अब हमारी सैलरी मान लीजिए 50,000 से 70,000 हो गई, ठीक है, लेकिन लोग तो और ज्यादा हैं, 50,000 से 70,000 से ज्यादा भी तो लोग हैं, जिससे क्या होगा, रेंट फिर से बढ़ेगा। ये चक्कर चलता रहता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन स्पाइरल, यानी व्हेन वेजेज राइजेज प्राइस अप और प्राइसेस पुल वेजेज डाउन। कहने का मतलब कि अब जो है, पहले मान लीजिए कि इसका रेंट जो है किसी फ्लैट का 50,000 था, या मान लीजिए 5,000 था, अब क्या हो गया, जब हमारी सैलरी बढ़ी 70,000 तो इसके रेंट भी क्या हो गया, 10,000 हो गया। यानी ये प्राइसेस क्या कर रहा है, वेजेस को कम कर दे रही है, कुल मिला जुला के यही, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे मालिक कुछ पैसा बढ़ाओ ना, फिर बढ़ेगी तो फिर हमारा क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा। ये साइकिल चलता रहता है, दैट इज इन्फ्लेशन स्पाइरल। एक मिनट,
नेक्स्ट आपका है फिलिप्स कर्व। स्टैगफ्लेशन देख लीजिए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन इज परसेंटली हाई इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड लो ग्रोथ रिजल्टिंग और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। मतलब कि लंबे समय से अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या हो, हाई हो, इन्फ्लेशन क्या हो, हाई हो, यानी हम कह सकते हैं कि डिमांड इन द इकोनॉमी इज वेरी हाई, जिससे हम कह सकते हैं प्राइस हाई होगी। जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी इज लो, अनएम्प्लॉयमेंट ये भी ज्यादा हो भाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा हो रहा है तो जीडीपी तो बढ़ना चाहिए, लेकिन जीडीपी क्या हो रही है, कम हो रही है, लो ग्रोथ हो रहा है ना, इन स्टैग्नेंट इकोनॉमी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो है, या तो ये हो सकता है कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, यानी हमारी पॉलिसी में कहीं खराबी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं ना कहीं क्या है, खराबी है। अब ये क्यों हो रहा है? तो बहुत सारी चीजें, जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल नहीं हो रहा है तो पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो भाई उसकी वजह से अदर गुड एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट कर लेंगे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, हाई होगा। ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इन केस हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग पावर क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर क्या होगी, गवर्नमेंट की कम होगी। कुछ गवर्नमेंट इस केस में कर नहीं पाती है, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, पॉलिसी इज नॉट गुड, है ना। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है, यानी बात समझ में कि हमारी जीडीपी क्या हो रही है, लो है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हाई है, डिमांड्स क्या है, हाई है। अब डिमांड्स हाई है तो भाई जीडीपी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये किस सिचुएशन से स्टैगफ्लेशन, तो मोदी जी ने तुरंत क्या किया, आत्मनिर्भर भारत लाया, आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत से लोगों के पास पैसा पहुंचाए, जिससे लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे तो उनके पास इनकम जनरेट होगी, है ना, इनकम जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक। ये सिचुएशन हुआ। चलिए अब ये देखते हैं डिफ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन। ये भी कुछ इसी से रिलेटेड है, डिफ्लेशन देख लीजिए। डिफ्लेशन इज द इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन कौन सी केस है, कौन सी सिचुएशन है, तो हम कहेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिक्रीजेज, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिक्रीजेज। यानी हम कहें कि मान लीजिए 4 फ्रेंड है ए बी सी डी, और ये जाते हैं मैकडी बर्गर, जहां पे पर बर्गर जो प्राइस है 100 रुपीज है, लेकिन सप्लाई अगर देखा जाए तो ज्यादा है। एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए 8 बर्गर है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो 4 ही है, बर्गर आपके पास 8 है, यानी एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। देन क्या होगा भाई, प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी
decreases. That is called deflation. Deflation occurs when the inflation rate falls below the 0%. बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज द रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज फॉलिंग डाउन, इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन occurs when the inflation rates falls below its current level but it is still more than 0%, क्योंकि 0% से अगर नीचे होगा तो उसे हम कहेंगे डिफ्लेशन। अभी जो हमारी इकोनॉमी में मान लीजिए 7.8% इन्फ्लेशन रेट है और ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, 4% तक आएगा या 2% तक आएगा या 1% तक आएगा, तो इसको हम कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। यानी राइज इन द प्राइस, राइज इन द प्राइस। अब ये देखिए थोड़ा सा, राइज इन द प्राइस, प्राइस तो बढ़ेगी इन कंपैरिजन प्रीवियस ईयर, राइज इन प्राइस इन कंपैरिजन प्रीवियस ईयर बट लेस रेट, ये क्या हो गया, या लेस इंक्रीज, ये क्या है भाई। जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लीजिए 2019 में जो रेट था चाय की वो 100 रुपये किलोग्राम था, 2020 में जो चाय के रेट था वो 110 किलोग्राम था, 2021 में जो चाय का रेट था वो 115 रुपये किलोग्राम था, 2022 में जो चाय की कीमत थी वो 117 रुपये किलोग्राम था, 2023 में आ गया 116। अब यहां पे देखिए रेट ऑफ जो हो रहा है 100 रुपये, 110, 115, ये तो बढ़ रहा, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन से डाउन हो रहे हैं। यहाँ पे केवल 10 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 1 रुपए। ये जो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, इसको हम कहेंगे डिफ्लेशन। समझ में आ रही होगी बात। रिसेशन क्या है भाई? रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपली जब हमारे क्या हो, डिमांड कम होने लगे, है ना, तो क्या होगा, डिमांड मार्केट में कम हो, कंज्यूमर्स के हम कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर क्या हो रही है, कम होने लगे। ये कब कम होगा भाई, एम्प्लॉयमेंट क्या हो, कम होने लगे। एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगे, यानी परचेजिंग पावर या हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं किसी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, ये क्या हो रही, डिक्रीज हो रहे हैं। और रिसेशन इज यूजुअली प्रेसिडेड बाय अ मेजर ड्रॉप इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स अगर डिक्रीज होंगे तो ये कहीं ना कहीं रिसेशन जाएगा। Such a slowdown in economic activity might endure a several quarters, thereby halting an economic expansion. Economy metrics such as GDP, profits, employment collapse under this situation. अब आ जाइए भाई, कुछ अब अलग से देखा जाए, कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज स्लो, मतलब काफी कम, है ना, जैसे अप टू 4%। वैसे आरबीआई का जो है 2 से 6% का टारगेट रहता है, लेकिन अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है 4% से कम है, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इट इज सेफ एंड एसेंशियल फॉर जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी अगर बात करें, दूसरा जो है वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन मॉडरेट, यहां कह सकते हैं फॉल्स बिटवीन द 4 to 9%, दैट इज कॉल्ड वॉकिंग इन्फ्लेशन। दैट इज, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। अगर यहाँ पे हम कहें कि दैट इज क्रीपिंग और थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बढ़ा दें तो ये आ जाएगा आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आपका है रनिंग एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज मोर देन द वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी हम कह सकते हैं व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रीचेज डबल डिजिट, यानी 10% से अगर ज्यादा हो और 20% तक हो, इसे कहेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये जो होता है रनिंग लाइक अ हॉर्स,
है ना, रनिंग लाइक अ हॉर्स नीडेड। अब इस केस में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे हम कर सकते हैं मॉनेटरी या फिजिकल्स, अदरवाइज इन्फ्लेशन में राइज, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन या रनवे इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सट्रीमली हाई इट इज कॉल्ड रनवे या हाइपर इन्फ्लेशन। इन दिस सिचुएशंस मनी बिकम्स वर्थलेस, यानी जो हमारी करेंसीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है, वो हो जाती है जीरो। यानी हमें न्यू करेंसी में हैव टू इंट्रोड्यूस। अब इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है लगभग 100 to 20 to 100% इन्फ्लेशन होगा। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें जिम्बाब्वे में, तो जिम्बाब्वे में एक समय ऐसा था जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा था, लगभग 70%। इन्फ्लेशन रेट इज मोर हाई, है ना, रहने। अब वहां की खुद की करेंसी कोई नहीं है, वो दूसरे की करेंसी अडॉप्ट किया हुआ है। 5 करेंसी एक बास्केट बनाया हुआ है जिसमें डॉलर, यूरो, आपका युआन और इंडिया की जो करेंसीज है रुपीज, ये भी वहां पे है। चलिए नेक्स्ट है, ये तो हम देख लिया स्टैगफ्लेशन। एक मिनट, हाँ स्टैगफ्लेशन हो गया। अब आते हैं बेस इफेक्ट। ये क्या होता है भाई? इट इज अ टर्म दैट इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन। दिस बेस इफेक्ट इज अ distortions in a monthly inflation figure caused by exceptionally high or low levels of inflation in the previous month। यानी बेस इफेक्ट हम कंपेयर करते हैं कि पिछले मंथ में हमारा रेट क्या था और इस मंथ क्या था। A base effect can make determining inflation levels over time challenging। मतलब पुराने से हम क्या करना है, कंपेयर करना है। डबल डिप्रिसिएशन क्या होता है? डबल डिप्रिसिएशन इज ए डब्ल्यू से रिकवर्स भी करते हैं, यानी अगर हम डिफ्लेशन में हैं, हम कर सकते हैं रिसेशन में, उसके बाद फिर हम रिकवर करते हैं, लेकिन कुछ समय तक रिकवर नहीं होते, फिर नीचे आते हैं, फिर उसके बाद अगर हम रिकवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिप इन्फ्लेशन। यानी ग्रोथ से हम क्या होंगे, ग्रोथ से हम इन रिसेशंस में यानी बॉटम में जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, फिर क्या होती है कि एक बार पीछे आती है, यानी एम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है ना, डिमांड मार्केट में कम होती है, लेकिन फिर अगर आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड डबल डिप रिसेशंस। इसे डब्ल्यू शेप रिकवरी कहते हैं। व्हेन एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस 2 periods ऑफ कॉन्ट्रैक्शन mediated by a brief period of expansion, it is known as double dip expansions recession। double dip recessions is also known as W shaped, क्योंकि W आकार का है, because the curve of GDP and other economic data on graphs resembles the letter W। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है भाई? जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली एक रेशियो है ना, is the ratio of value of goods and services produced by an economy in a given year at a current price। अगर मान लीजिए अभी भी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है और हम कंपेयर करते हैं किससे, बेस ईयर से। बेस ईयर आपका क्या है? अभी जो बेस ईयर है वो है 2011 से। 2011 उस समय प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या थी? अगर मान लीजिए कि अभी हम कंपेयर करें कि मिल्क ऑफ प्राइसेस ₹70 पर लीटर अभी है और उस समय था 40 रुपए पर लीटर, तो आपका कितना हो जाएगा भाई? इसको 80 कर लो, तो आपका कितना हो जाएगा? 2। यानी जीडीपी डिफ्लेटर विल बी 2। यानी कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर एट ए करंट प्राइस टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बेस ईयर एट अ करंट प्राइस। जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द ग्रोथ इन जीडीपी is due to higher prices rather than an increase in output। यानी प्राइसेस के बढ़ने के वजह से हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है, ना कि आउटपुट ग्रोथ से, यानी कि न प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ा, इससे न होकर हमारी जो इकोनॉमी में प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कितनी इकोनॉमी में ग्रो हुई है, वो दिखाता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर।
आइए अब बात करेंगे इन्फ्लेशनरी गैप की। व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड द राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ड्यू टू इन्फ्लेशन। मतलब कि अभी नॉर्मली प्राइसेस क्या है और इन्फ्लेशन के वजह से प्राइसेस क्या है। मान लीजिए इन्फ्लेशन की वजह से 110 हो गया तो इन्फ्लेशनरी गैप इज 10। तो समझ में आ गया कि क्या है डिफरेंस बिटवीन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड द राइज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन गैप, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड द फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अभी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है और डिफ्लेशन की वजह से हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस 80 रुपए हो गए, तो जो गैप हो रहा है 20, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। मॉनेटरी इन्फ्लेशन, व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू द एक्सेसिव मनी प्रिंटेड बाय द आरबीआई, इट इज कॉल्ड मॉनेटरी इन्फ्लेशन। यानी आरबीआई क्या करे, बहुत ज्यादा नोट, ट्रक भर के नोट छापने लगे तो लोगों के पास क्या होगा भाई, पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ेगी, प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, है ना। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा और इसी को बोलते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन वेयर द प्राइस लेवल राइजेज विदाउट एनी प्राइस कंट्रोल मेजर्स बाय द गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड ओपन इन्फ्लेशन। यानी आपको दिख रहा है प्राइस लेवल क्या हो रहा है, बढ़ेगी, है ना, विदाउट प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट न तो मॉनेटरी पॉलिसीज ला रही है, न तो फिजिकल पॉलिसी ला रही है, और आपकी प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहां पे न तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है, यहां पे न तो टैक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, न तो सब्सिडी में कटौती की जा रही है। तो आपका क्या होगा, प्राइसेस क्या होगा, मार्केट में बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड ओपन इन्फ्लेशन। अब बात करेंगे सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होगा, ड्यूरिंग वार, या हम कह सकते हैं कि अभी कोरोना आया था तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट इंपोजेज प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग टू कीप प्राइसेस अंडर चेक। जो भी सारी चीजें होती अंडर कंट्रोल में लेती है, बट द मोमेंट दिस चेक्स हैव बीन विड्रॉन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइज। दिस इज कॉल्ड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। बात समझ में नहीं आई होगी तो हम फिर से बताते हैं रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है। कि अगर कोई वार हो जाए या कोई पैंडेमिक हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कंट्रोल, कुछ मेजर्स करती है, या हो सकता है कि टैक्स डिडक्शन करे या सब्सिडी इंक्रीज कर दे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दे। अगर इस सारे चीजें करती है, उसके बावजूद कुछ समय बाद ये सारी चीजें जब हटा लेती है जो इंपोज की थी, उसके बाद अगर प्राइसेस ऑफ द गुड्स सर्विसेज क्या हो, इंक्रीज हो जाए, इसी को बोलेंगे रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब आते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। भाई ये क्या होता है हेडलाइन, ये कुछ नहीं, हम कहेंगे टोटल इन्फ्लेशन। टोटल इन्फ्लेशन इज कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्स ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। इट इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेलर प्राइस इंडेक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यहां देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। टोटल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन अभी हमने पढ़ा था। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, टोटल इन्फ्लेशन में एक बास्केट बनाया गया जिसमें मोर देन 600 गुड्स रखे गए हैं। इन सारे की प्राइसेस हम मेजर्स करते हैं फ्रॉम द बेस ईयर यानी 2011 से, और आज चेक करते हैं कि इनकी प्राइसेस में क्या अंतर आया, क्या बढ़ा, क्या घटा। लेकिन कोर इन्फ्लेशन क्या होगा, कोर इन्फ्लेशन में हमने कहा था जो फूड है या जो फ्यूल है, इनको हम करेंगे एक्सक्लूड, इसको यहां से हटा देंगे तो वो आपका हो जाएगा कोर इन्फ्लेशन। यानी टोटल इन्फ्लेशन माइनस फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू कोर इन्फ्लेशन। आगे आते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होता है, पूरी इकोनॉमी में क्या हो, चेंजेस कर दिए जाए। इट इज अ इन्फ्लेशन दैट इज पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे इकोनॉमी में a complete change in the economy policy would be needed to get rid of it. That is structural inflation. Marginal inflation क्या होता है, marginal index क्या होता है भाई, it is the rate of inflation
और क्या भाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और इसमें जोड़ दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड मिजरी इंडेक्स। तो इतना रहा, थैंक यू। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और हम सकते हैं कि वाई इन्फ्लेशन इन इंडिया इसको समझेंगे, और व्हाट इज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं आरबीआई, उसको देखेंगे, यानी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। थैंक यू।